जियो की इलेक्शन रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल असेंबली की 266 सीट्स में से जो डायरेक्ट इलेक्शन के लिए होती हैं, नॉट इंक्लूडिंग जो रिजर्व सीट्स होती हैं, उनमें से 112 लोग एग्रीकल्चरिस्ट थे। एग्रीकल्चरिस्ट वो ज़रा प्यार के लिए कह रहे हैं, हम उन्हें कहते हैं जागीरदार थे, फ्यूडल्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, ज़मींदार थे। जालिम भी कह दें तो दिक्कत नहीं होगी। आज 78 साल मुल्क की क्रिएशन के बाद, साम्राज्य के गए हुए 78 साल के बाद 42% ऑफ पार्लियामेंट जागीरदारों की गिरफ्त में है। जागीरदार किसको क्लासिफाई करता है हमारी रियासत? जिनके पास हज़ारों एकड़ हों, जो अपने नाम हों या अपने रिश्तेदारों के नाम हों। आज का जो मौजूद जिसकी हम बात करना चाहते हैं वो पाकिस्तान की वो क्लास है कि जो भी हुकूमत में आए, जो भी इस्टेब्लिशमेंट में आए, जो भी जुडिशरी में आए, उनका राज कायम रहता है। हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर 3 बड़ी आमरीतें आईं, अयूब खान की, ज़ियाउल हक की, परवेज़ मुशर्रफ की। तो उन आमरीतों ने इन्हीं जागीरदारों के सर पे हुकूमतें बनाई। हमने देखा कि मुल्क के अंदर एक डेमोक्रेसी की लहर चली, तो उन्होंने भी उसी पावर पॉलिटिक्स में शरीकदारी की 2008 के बाद, जिसके अंदर हमारे डिक्टेटर्स ने की थी, जहाँ पे उन्होंने जागीरदारों की सपोर्ट की। चाहे वो साउथ पंजाब हो, इंटीरियर सिंध हो, बलूचिस्तान हो, KPK के ज़रखेज़ इलाके हों, ये सारे के सारे एरियाज़ कंट्रोल्ड हैं जागीरदारों से। अब आप कहेंगे यार जागीरदार होना कोई बुरी बात तो नहीं है। बिल्कुल सही है, एक आधा मिसाल मिलती है आपको नेक शरीफ आदमी की, लेकिन कॉन्सेप्ट एज अ होल ऑफ अ जागीरदार और वो कैसे अपना पैसा कमाता है, ये नुकसानदेह है मुल्क के लिए, माशरे के लिए। और हिस्टोरिकली भी जिस तरह इन जागीरदारों को ज़मीनें मिली हैं या इनकी ज़मीनें सरवाइव की हैं, इनहेरेंटली इनको वो एक शेडी कैरेक्टर बनाता है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये जागीरदार आए कहाँ से थे। ये जो जागीरदाराना निज़ाम है, ये ब्रिटिश साम्राज्य ने सीमेंट किया था। ब्रिटिश साम्राज्य बहुत सारे इलाके डायरेक्ट रूल से कंट्रोल नहीं करती थी। पूरा का पूरा बलूचिस्तान उन्होंने सरदारों को दिया हुआ था, ना वो वहाँ जंग करते थे, सिर्फ एक टैक्स की कलेक्शन करते थे। साम्राज्य को कंसर्न नहीं था कि बलूचिस्तान के इंटरनल अफेयर्स क्या होते हैं, चीज़ें मैनेज कैसे होती हैं, एज लॉन्ग एज उनको उनका पैसा मिल जाता है। इंटीरियर सिंध के अंदर तो उन्होंने जागीरदारों को अलाउ किया हुआ था कि वो प्राइवेट मिलिशाज रख सकें, यानी कि अपनी छोटी फ़ौजें। उन फ़ौजों के तहत वो लोगों पे जुल्म करें, पैसे इकट्ठे करें, टैक्स करें। ब्रिटिश साम्राज्य ने यह भी इंश्योर किया था कि जो छोटा लैंड ओनर है वो मज़ीद ज़मीन ना ख़रीद सके, जिसके तहत उन्होंने पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट 1900 क्रिएट किया था, जहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ लैंड बिटवीन छोटे लैंड ओनर्स मुश्किल बना दिया जाए, ताकि या आपकी मजबूरी बने कि आप अपनी ज़मीन ऑलरेडी बड़े जागीरदार को बेचें, या फिर जब आप फौत हुए तो वो ज़मीन स्टेट हड़प ले। अब इस सारे प्रोसेस के अंदर पंजाब में ज़मीनें ज़रखेज़ बनाएगी 19th और अर्ली 20th सेंचुरी, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कनाल्स बनाए। पूरा का पूरा पंजाब का जो आप कनाल नेटवर्क देखते हैं, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट बना के गई थी। अब इससे बहुत सारी ज़मीनें ज़रखेज़ हो गई, और बहुत सारी जो ज़रखेज़ ज़मीनें थीं जहाँ पर रिवर चैनल्स ओरिजिनली फ़्लो करते थे, वो तबाह होगी। यानी कि जो लोग क्लासिकली फार्मिंग कर रहे थे वो तबाह हो गए और नया फार्म लैंड क्रिएट हो गया। अब ये फार्म लैंड किसको दिया जाए? ये दिया गया उन लोगों को जो ब्रिटिश आर्मी में सोल्जर्स थे, जो उनके हमायती थे, जो लोकल उनके मुखबर थे, और ऑल ऑफ अ सडन साम्राज्य के पिट्ठू जागीरदार बन गए पंजाब में। तो ये आपका एक पूरा नक्शा है जागीरदारों का। कुछ इलाके हैं इनके अंदर जो इनकी ज़मीनें प्रीडेट करती हैं ब्रिटिश एम्पायर को। वो मुग़ल पैटर्नेज से एग्जिस्ट करते थे, वो राजा रंजीत सिंह की पैटर्नेज से एग्जिस्ट करते थे, और फिर ब्रिटिश के साथ उन्होंने सुट पंजा किया तो वो ज़मीनें एग्जिस्ट की। जिन लोगों ने सुट पंजा नहीं किया, इस तरह राय खरल साहब हैं, उनका नाम आज आपको मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में नज़र नहीं आता। साम्राज्य ने मिटा दिया, उनकी ज़मीनें ख़त्म। तो ये जितने आप बंदे देखते हैं जो अपने आप को लैंडलॉर्ड, फ्यूडल, जागीरदार, ज़मींदार, बेसिकली इज़्ज़तदार प्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये इनहेरेंटली हमारी हिस्ट्री के अंदर गोरे से कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं। इस चीज़ को आप नेगेटिव व्यू करें या पॉजिटिव करें, ये आपकी चॉइस है, लेकिन ये एक फैक्ट है। अब एक सिंपल जागीरदार कल्चर की रिप्रेजेंटेशन हम आपको दे देते हैं। इसको हम दो मुख्तलिफ केसेस से हाईलाइट करेंगे।
सबसे पहले केस है तबस्सुम इकबाल का, जो एक 10 साल का बच्चा था, पंजाब के छक भोला विलेज का, जिसका जागीरदार था गुलाम मुस्तफ़ा। इस बच्चे ने गुलाम मुस्तफ़ा साहब के ट्यूबवेल में नहाने की जुर्रत की, और क्योंकि उसके बाप को एक बिल गया हुआ था उस ट्यूबवेल में नहाने की वजह से, जो उसने रिफ्यूज़ किया पे करने से, यानी कि ये बच्चा तबस्सुम गुलाम मुस्तफ़ा के ट्यूबवेल में नहाया। गुलाम मुस्तफ़ा के बाप ने कहा कि इस कमी की मजाल कैसे कि ये हमारे जागीरदार के ट्यूबवेल में नहाए, इसके बाप को बिजली का बिल भेज दो कि अब तुम इसका बिल दो कि तुम्हारा बच्चा यहाँ नहाया है। हालांकि ट्यूबवेल में नहाने से क्या बिजली का बिल हो सकता है। उसके बाप ने रिफ्यूज़ किया पे करने से, कि बेचारा कर नहीं सकता था, तो उसको वीट थ्रेशर में फेंक दिया गया और दोनों उसके बाजू काट दिए गए। जी आपने सही सुना, एक 10 साल के बच्चे को वीट थ्रेशर में फेंक दिया गया और उसके दोनों बाजू काट दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि जाहिर है पाकिस्तान एक कानून बिलीविंग नेशन है, सजाए मौत हुई होगी इस बंदे को, या कम से कम उसके भी हाथ काट दिए गए होंगे। पुलिस ने केस रजिस्टर करने से मना कर दिया और उन्होंने कहा जब तक प्रॉपर मेडिकल रिपोर्ट नहीं होगी हम केस नहीं रजिस्टर करेंगे। ये एक टैक्टिक होता है पुलिस का, ताकि मामलात में डिले हो और एविडेंसेस गायब कर जा सकें। जो जज थे जिनको फिर पिटिशन की गई कि आप ये फ़ाइल करें, वो भी इसमें डिलेज करते रहे। फिर जब तक मीडिया ने इस पर शोर नहीं मचाया और तब के चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने शोर नहीं मचाया, पर्चा दर्ज नहीं हुआ। लेकिन आज तक उस केस की प्रोसिक्यूशन नहीं हुई और मेन स्ट्रीम मीडिया में दोबारा हाईलाइट नहीं हुआ। ये केस था सन 2014 का, यानी कि पंजाब में एक गांव में सन 2014 में एक 10 साल के बच्चे के हाथ काट दिए, बाजू काट दिए जाते हैं। हमें कोई नहीं पता किसने काटे, हमें कोई नहीं पता कि उस बंदे का क्या आउटकम बना। ये हमारी रियलिटी है, जागीरदार की दहशत। दूसरा केस जो हम आपके सामने रखना चाहेंगे, ये केस हमने पहले भी कवर किया हुआ है, वो है मुख्तारा माई का। मुख्तारा माई जिस इलाके से हैं, उनकी क्लैन और एक और क्लैन का आपस में क्लैश होता है मुख्तारा माई के भाई के ऊपर कि शायद उनका एक अफेयर है दूसरी क्लैन की औरत के साथ। तो जो जागीरदाराना जिरगा है वो क्या फ़ैसला करता है कि क्योंकि मुख्तारा माई के भाई का शायद अफेयर है दूसरे क्लैन की औरत के साथ, तो दूसरी क्लैन वाले जिनकी औरत के साथ उसका अफेयर है, उनके मर्द मुख्तारा माई का गैंग रेप करेंगे। ये डिसीजन होता है, ये डिसीजन फिर एग्जीक्यूट होता है। सन 2002 में उस खातून का पंजाब में गैंग रेप होता है। इस पे ह्यू एंड क्राई मचती है, हेरल्ड आर्टिकल्स लिखता है, लोगों को सज़ाएं होती हैं, फिर बाद में वो सज़ाएं वापस ले ली जाती हैं। इसकी तफसीलन वीडियो हैदर यहाँ पे लगा देगा, हमने पहले भी बनाई हुई है। तो ये दो केसेस आपको जागीरदाराना सोच इन दी 20th सेंचुरी दिखा देते हैं। वैसे एक तीसरा केस भी है, वो भी मैं बाय द बाय मेंशन ही करता हूँ। वो शाहरुख जतोई का है, जो दिन दिहाड़े कराची में एक लड़के को मार देता है, फैमिली पे प्रेशर रखता है, 10 साल जेल भी काटता है, एंड में दियत दे के, जो दियत कानून का मिसयूज़ है, क्योंकि दियत जो है वो तो ड्यूरेस में हो ही नहीं सकती। ये बच्चे को भी पता है, आप किसी भी आलिम को उठा के बात करें बता देगा। 10 साल VIP जेल में रहने के बाद वो बाहर आ जाता है। बाहर आके इस नाचीज़ के फ़ोन में उस बंदे शाहरुख जतोई के मैसेजेस हैं कि मैं इंटरव्यू करना चाहता हूँ, मेरी साइड द स्टोरी भी सुनी जाए। कातिल लोग जागीरदार अपनी साइड द स्टोरी बताएंगे। मैंने कहा था यार आप मोस्ट वेलकम हो, लेकिन जब आप आओगे तो आपकी धज्जियाँ उड़ा देंगे जो हरकत आपने की। तो ये एक माइंडसेट है हमारे जागीरदारों का। और ये माइंडसेट क्यों है? 65% ऑफ टोटल फार्म लैंड इन पाकिस्तान 5% लोगों के लैंड होल्डर्स के पास है। अब हम एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी है, हमारा मेजर एक्सपोर्ट ये है। वो टोटल रेवेन्यू जो है वो 5% लोग कंट्रोल करते हैं, और वो लोग फिर जमाते बनाते भी हैं और गिराते भी हैं। जो आपका पॉलिटिकल कल्चर है जिसने इसको चेंज करना था, वो तो मेरे भाई टोटली कंज्यूम हो गया इन लोगों से। कैसे? अब एक जागीरदार की राया है 10,000, 5,000, 8,000 राया होती है उसकी प्रजा, जिस तरह हिंदी में कहते हैं, यानी कि उनके गुलाम जो उनकी ज़मीनों पे काम करते हैं।
अब उन्होंने आईडी कार्ड बनवाए, वो जाके वहीं वोट करते हैं जहाँ पे उनका बादशाह या जागीरदार कहता है। तो उनके पास वोट बैंक आ गए, वही वोट बैंक के तहत वो पार्लियामेंट में आ गए। जो प्री पार्टीशन पार्लियामेंट था पंजाब का, सिंध का, बलूचिस्तान का, NWFP का, ब्रिटिश एम्पायर के अंडर, तो यही लोग वो सीट्स ऑक्यूपाई करते थे, गवर्नरशिप की, मिनिस्टरशिप की, ओहदों की। उन्हीं के बच्चे आज ऑक्यूपाई कर रहे हैं। 2018 में अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 75% ऑफ गवर्नमेंट्स लेजिस्लेटिव ब्रांच इज कंपोज्ड ऑफ लैंड ओनर्स। तो भाई वो कानून अपने हक में ही बनाएंगे, सिस्टम का अब्यूज़ करेंगे बार बार। अभी हम छोटे मोटे जराइम पे नहीं आए जो ये लोगों को ख़रीद लेते हैं, यानी कि बाप को कर्जा दिया ₹1,00,000, बाप सारी उम्र काम करता रहा, बेटे होगा ये कर्जा तुम्हें ट्रांसफ़र होगा, इसको बॉन्डेड लेबर कहते हैं। इसके ख़िलाफ़ कई तहरीकें चलती हैं, उन लोगों को कत्ल कर दिया जाता है, स्टेट प्रोटेक्शन दे देती है। इस्टेब्लिशमेंट का भी बड़ा इंटरेस्टिंग रोल रहा है इसके अंदर। सिंध का सौदा जो हुआ है इस्टेब्लिशमेंट, जरदारी साहब और जागीरदारों में, ये है कि जागीरदार सिस्टम रन करेंगे इंटीरियर सिंध में, और उसकी एक पैटर्नेज इस्टेब्लिशमेंट को और जरदारी साहब को मिलेगी वोट्स की शक्ल में। PPP का कोई वोट बैंक नहीं रह गया। वहाँ के जागीरदार अपना वोट बैंक आसिफ जरदारी साहब को दे देते हैं। जब पीर पगाड़ा ने PPP की स्ट्रीम छोड़ी तो बड़ा नुकसान हुआ पीपल्स पार्टी को, तो फिर उन्होंने और जागीरदार तैयार किए अपनी तरफ कायल करने के लिए। तब इस सारे सिस्टम और सिचुएशन के अंदर आप कहेंगे यार फिर तो भुट्टो साहब ठीक कहते थे, उन्होंने लैंड रिफॉर्म किया। भुट्टो साहब से बड़ा कज़ाब आदमी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। एक बंदा जो अपने आप को लिबरल कहता है लेकिन पाकिस्तान का सबसे कंजर्वेटिव कानून पास करता है। मैं कानून से इतफाक़ करता हूँ, जो अहमदीज़ को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करना है, जो अपने आप को एक लेफ़्ट लीनिंग लिबरल पॉलिटिशियन कहता है, वो बलूचिस्तान में जेनोसाइड करवाता है उन्हीं बंदों से जिन्होंने पहले बांग्लादेश में जेनोसाइड किया था। फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा हमें मुबारक दे जाता है जिस पर अमेंडमेंट करना हो तो एक अज़ाब इलाही होता है। और जो उन्होंने झूठ बोला लैंड रिफॉर्म के नाम पे, वो सिर्फ अपनी ऑपोजिशन मेंबर्स के वोट बैंक तोड़ने का था कि मेरे जागीरदार बच जाएं और जो दूसरी पार्टी के जागीरदार हैं उनकी कमर तोड़ो। ऑन दी अदर हैंड इंडिया और बांग्लादेश ने लैंड रिफॉर्म किए, उसके बेनिफिशियल रिजल्ट हुए उनको पार्टीशन के बाद, यानी 47 और 71 के बाद। लेकिन लैंड रिफॉर्म की जो रूह है वो इस्लाम से डायरेक्टली साबित नहीं होती, ये बात भी सच है। लेकिन एक सवाल ज़रूर बनता है कि आप लैंड रिफॉर्म करें या ना करें, रूल ऑफ लॉ तो प्रिवेल करना चाहिए कि जागीरदार बंदों को ना मार सके, गैंग रेप्स ना करवा सके, तय खाने बना के लोगों को तय खानों में ना रख सके। लेकिन ये नहीं हो पा रहा। फिर हमारे फ्यूडल लॉर्ड्स को ओवर पैसेज ऑफ टाइम, और ये काम ब्रिटिश राज दौरान ही शुरू हो गया था, समझ आ गया कि यार ज़मीन तो हमारे पास है, पैसा तो हमारे पास है, लेकिन थोड़ा सा मजहबी टच होना चाहिए। आपकी मेजॉरिटी जो गद्दियाँ हैं रूरल पंजाब में, वो जागीरदार कंट्रोल करते हैं। गद्दी नशीन पीर जागीरदार या ख़ुद होता है या उसका हमायती होता है, उसके कहे के बगैर कुछ हो नहीं सकता। यानी कि स्पिरिचुअल टच और फाइनेंशियल टच के तहत लोगों को ये बिल्कुल काबिज़ कर लेते हैं। पूरा का पूरा पाकपतन इस चीज़ का गवाह है, दीपालपुर इस चीज़ का गवाह है, मुल्तान इस चीज़ का गवाह है, मुल्तान गिरदोनवाह के एरियाज़ इस चीज़ से गवाह हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत बड़े बेनिफिशरी हैं इस चीज़ के। और ये बंदे आपको हर सियासी जमात में मिलते हैं, क्योंकि हर सियासी जमात इन्हीं के कंधों पे रख के सियासत कर रही होती है। इस सारे निज़ाम के अंदर हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो दुश्मन को रिकग्नाइज़ करें। ये जो आप क्रूज़र और डाले देखते हैं, ये इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चों में तो अब आए हैं, पर ये क्लासिक निशानी होती थी जागीरदार की। तो इस कल्चर को नोकें, खुद अपने दिल से ये दौलत का भूख निकालें और अपनी औलाद में ना डलने दें। क्योंकि ये जो ट्रैप है जागीरदार स्पिन करते हैं हमारे लिए, वो लालच का ट्रैप है, इसको रिजेक्ट करें। जहाँ पे अपने गिरदोनवाह में आप जागीरदार को जुल्म करते देखते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ खड़ी करें। आपसे नहीं हो पाती, स्टोरी बनाएं, हमें भेज दें, हम खुद करेंगे। लेकिन इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारे मुल्क में जो प्रॉब्लम्स हैं, गवर्नमेंट के फेलियर्स, जुडिशरी के फेलियर्स, ब्यूरोक्रेसी के फेलियर्स, मीडिया के फेलियर्स, इस्टेब्लिशमेंट के फेलियर्स, तो एक मेरा और आपका ज़ाती फेल भी है कि हम झूठ को झूठ, गलत तो गलत कहते नहीं हैं और फिर पैरा नहीं देते। अगर हम चीज़ों का पैरा दें
टू दी एंड, पाए तकमील तक पहुँचाएँ, तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम्स रूट आउट हो सकती हैं। आज एक ब्रीफ नटशेल में हमने आपको बताया कि जागीरदार आते कहाँ से थे, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी सोच क्या है, वो अपनी लोगों को ट्रीट कैसे करते हैं, उसके तहत वो बेनिफिट्स क्या लेते हैं, जुल्म क्या करते हैं लोगों के ऊपर, और कैसे वो पूरे के पूरे सिस्टम को हाईजैक कर चुके हैं। तो पाकिस्तान की जो जमहूरियत है उसके अंदर अगर फर्स्ट क्लास सिटीज़न आपकी इलेक्टेड एलीट और इस्टेब्लिशमेंट है, तो सेकंड क्लास सिटीज़न जागीरदार है। मैं और आप बहुत बाद में आते हैं। हमेशा दुआ करते रहिए हमारे लिए भी, अपने लिए भी। रमज़ान का आखिरी अशरा आ चुका है, उसमें और ज़्यादा इबादत करें मुल्क की बेहतरी के लिए। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आपको 12 वीडियोज़ हर महीने मिलेंगी जो प्राइवेट वीडियोज़ होंगी, यानी कि वो कॉन्टेंट किसी ने ना पहले देखा होगा, ना वो कभी किसी मेन चैनल पर अपलोड होगा। वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कॉन्टेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज़ पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को, और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू।